डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म एग्जाम के लिए जो आपका मॉडल सेट जारी किया गया है झारखंड के द्वारा, इसके 1 से लेकर 19 तक हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन, यानी कि ये सॉल्यूशन जो है इंग्लिश मीडियम के लिए भी है प्लस हिंदी मीडियम के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों बच्चे सावधानी से इसको देख लें और अपने दोस्तों अपनी क्लास में पूरे में शेयर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये बायोलॉजी का है, आपका 35 नंबर मार्क्स रहेंगे और आपका 11th क्लास का है और 1.5 घंटे का आपको समय रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। प्रश्नों की कुल संख्या 19 होती है और जो इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक है, इनका अंक 1 है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 1 to 7 आर वेरी शॉर्ट। ठीक है, और इसके मार्क्स जो होंगे वो 1 मार्क्स के ईच होंगे। और 8 से लेकर 14 तक के 3 अंक के प्रश्न हैं, 3 मार्क्स के हैं ईच। यहाँ पे भी 7 प्रश्न हैं और यहाँ पे भी सेक्शन ए बी में भी ए में भी 7 प्रश्न हैं। और इसके बाद में 15 से 19 यहाँ पे जो है 5 प्रश्न हैं। ठीक है, टोटल 5 प्रश्न है और इनका अंक जो है 5 अंकों का एक प्रश्न है। ठीक है, और आपको करने कितने हैं, इस 7 में से कोई भी 5 करने हैं। ठीक है, और इस 7 में से भी कोई भी 5 करने हैं और इस 5 में से कोई भी 3 करने हैं, यानी कि टोटल मिला के आपको 13 क्वेश्चन करने हैं और 19 क्वेश्चन में से केवल आपको 13 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन चॉइस हर सेक्शन की अलग अलग है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले सेक्शन से। जैसे खंड अ है, इसमें 7 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 7 में से आपको केवल 5 को बताना है, चाहे आप कोई सा भी बता सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक के बीच में आप कोई भी चूज करके आंसर दे देना। पहला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? व्हाट इज प्लांट हार्मोन? तो पादप हार्मोन जो है बहुत कम सांद्रता में पौधों में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। ठीक है, तो जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं लिखना चाहेंगे तो केवल इतना ही आपका जो मेन है, आपका एक लाइन में भी ये आंसर हो सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप है, तो आप चाहें तो ये मैं कहूँगा कि आप पूरा लिखें, ताकि आपको अपने आप में एक जो है विश्वास भी रहेगा और ये चीज़ें याद भी रहेंगी। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, तो ये भी मैंने बताया था। प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल कंपाउंड से प्रेजेंट रहते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन में और प्लांट्स के अंदर रहते हैं ये। ठीक है, और ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परपोसी से आप क्या समझते हैं? तो परपोसी जो, जिसको हेटरोट्रॉफिक भी कहा जाता है, ये क्या होता है? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इस जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड होता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसके अपने खाने के लिए। ठीक है, अगर इसको हिंदी में पढ़ोगे तो परपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें एक जीव जो है भोजन के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो आज ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरे में पूछा गया है श्वसन का जो है आपको अर्थ बताना है। तो श्वसन का अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ने और ऊर्जा छोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है या करता है। इस तरह से आप सीधा सीधा लिख देंगे। अगर हम आगे और पढ़ें इसको, रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? वेयर बॉडी जो है यूजेस द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो उत्पन्न करती है या फिर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ऊर्जा छोड़ने की जगह आप क्या कर सकते हो? ऊर्जा उत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न करने के लिए, करने, फिर अब ये जो आ गया पूरा क्या पूरा ऐसे लिख देंगे, करने के लिए जो है ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ये तोड़ने छोड़ने, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि निकल जाता है, वो वहाँ उत्पन्न होता है, यानी कि शरीर में जहाँ पे वो है वहाँ से वो लिबरेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिलीज का फॉर्म हो गया। रुधिर चाप क्या है? ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा है। तो रुधिर वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही रक्त दाब या रुधिर चाप कहते हैं। बहुत ही छोटा सा आंसर दिया है मैंने, ये आंसर आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेफ्रॉन क्या है? तो आपको सभी को पता है, नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक जो है इकाई मानी जाती है। अगर शॉर्ट में बोले तो 1 नंबर का आंसर हो गया आपका ये। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बस। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया उसको देख लीजिए। बॉल और सॉकेट संधि कहाँ पाई जाती है? तो केवल आप कंधा लिख देंगे तो भी आंसर सही है, और जो आप पूरा का पूरा लिख सकते हो, कंधे का जोड़ और बॉल
और सॉकेट का संधि है, यानी कंधे का जोड़ जो होता है ना, आपका शोल्डर है, उसका जो जोड़ होता है, इस कंधे का जोड़, वो क्या होता है, बॉल और सॉकेट का एक संधि होता है। तो ये बॉल सॉकेट संधि कहाँ पाई जाती है, तो इस सीधा सा है कंधे में, या फिर आप सीधे इंग्लिश में लिख सकते हैं शोल्डर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में TSH का विस्तार रूप एक्सपांड करना है, आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो इसको बोलते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन, या इंग्लिश में बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला जो है पूरा नाम बता देंगे। पूरे नाम बहुत सारे आते हैं, आपको सारे याद रखने होंगे। जो जो छोटे फॉर्म्स आपको दिए हैं बुक में, वो सारे बुक्स के जितने भी शॉर्ट्स फॉर्म हैं उनको कंप्लीट याद करना है आपको, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अब सेक्शन बी, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 5 आपको करने थे। यहाँ पर अब आते हैं बी में। बी में भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से ही आपको 5 ही करने हैं। चलिए, तो यहाँ पर है आपका सांस गुणनाक से आप क्या समझते हैं। सांस गुणनाक बोलिए, या रेस्पिरेटरी को हम श्वसन भी बोलते हैं, तो इसमें रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है ये पूछा गया है, क्या होता है, इसका मतलब क्या बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तो डिटेल में लिख रखा है, आप चाहें तो केवल ये फॉर्मूला लिख देंगे तो भी आपको 1 नंबर, सॉरी, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है। ठीक है, अभी आपके खंड ये आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 से 3 लाइनों का या 4 लाइनों का भी हो सकता है। तो देखिए, श्वसन गुणांक जो है, जिसे श्वसन अनुपात यानी RQ के रूप में भी जाना जाता है, श्वसन गुणांक को श्वसन के दौरान अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा पर छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि अगर हम सीधा सीधा बोलें तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड है, उस वो जितने अनुपात में, जितने आयतन में, यानी कि वॉल्यूम में छोड़ा जाएगा, अपॉन में अगर हम डिवाइड कर देते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, वो भी वॉल्यूम में ही रहेगा आपका। ठीक है, ये भी वॉल्यूम में ही रहेगा। तो ये जो है श्वसन गुणांक RQ निकल जाता है। ठीक है, सिंपल सा है, और इसको इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी फॉर्मूला लिख रखा है। वॉल्यूम ऑफ जो है, क्या बोल सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड, ठीक है, जो छोड़ा गया, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, और जितना ऑक्सीजन लिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन आप लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं। अब इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, RQ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। पाचन तंत्र को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 2 हार्मोन के नाम लिखें और उनके कार्यों का वर्णन भी करना है। तो 2 जो हार्मोन है उसमें एक गैस्ट्रिन है, ठीक है, और दूसरा है आपका सेक्रेटिन। तो ये 2 हार्मोन्स है। ठीक है, पहला हार्मोन ये है और दूसरा हार्मोन ये है, यहाँ पे लिख रखा है। ये जो है पेट में खिंचाव होने के कारण जो है गैस्ट्रिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिन कैसे बनती है, पेट में खिंचाव हो जाता है, और ये जो है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरपूर गैस्ट्रिक जूस के स्त्राव को उत्तेजित करती है या बढ़ाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कि जो आपका HCl और पेप्सिन, ये दोनों ही मिलकर के जो है आपको भोजन को सड़ाएंगे, यानी कि पचने योग्य बनाएंगे। तो हमारा जो HCl है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। और सिक्रिटिन जो है ग्रहणी में निर्मित होती है, यानी कि आपका जो गले के नीचे है वहाँ पर, और अग्नाशय को क्षारीय स्त्राव उत्पन्न करने के साथ साथ जो है पेट के खाली होने को धीमा करने के लिए उत्तेजित करती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़ लेना जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिबेरलिन का मुख्य कार्य आपको बताना है। तो जिबेरलिन का मुख्य कार्य देखिए, ये जो है ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, कोशिकाओं को बढ़ावा, यानी कि बढ़ावा, कोशिकाओं की बढ़ाव, यानी कि हम बोल सकते हैं कोशिकाओं के विकास। ठीक है, आप बढ़ाव की जगह विकास लिख सकते हैं, विकास लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतरीन शब्द आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जो कोशिकाओं के विकास को उत्तेजित करता है, और उनका विकास कोशिकाओं का होगा तो पौधे को लंबा होने में ये कारण बन जाएंगे। समझ में आ गया। जिबेरलिन की पौधों की अन्य जो प्रक्रियाओं में भी भूमिका होती है, इसका क्या क्या मुख्य कार्य है ये बताना है। तो जैसे कि ये तने की लंबाई को भी बढ़ाता है, अंकुरण करने में सहायक होता है, फूल आना जो है इसके कारण ही संभव हो पाता है, फल का पकना ये भी इसके कारण ही संभव होता है। तो मेन फंक्शन जो है ये जिबेरलिन के हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, जितने चाहें आप उतने। ठीक है, 3 नंबर का है क्वेश्चन, तो पूरा लिखें मैं कहूँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतः श्वसन और निःश्वसन को समझाइए, इसमें शामिल पेशियों की भूमिका का वर्णन करिए। अंतः श्वसन क्या है? अंतः श्वसन के दौरान जो फेफड़ों में हवा खींचने के लिए वक्ष का आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो जहाँ पे जितना ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पे हवा जाएगी, ठीक है। और यह श्वसन की मांसपेशियों को संकुचन के कारण होता है। जो श्वसन की मांसपेशियाँ है ये, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी अपने दिल की धड़कन सुना होगा, तो ये क्या हुआ, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। तो इसी तरह से आपके संकुचन होता है। और डायफ्राम सिकुड़ता भी है और थोड़ा चपटा हो जाता है। और पसलियों के बीच की मांसपेशियां जो, जिनको हम इंट्राकोस्टल मांसपेशियां या फिर पसलियों को ऊपर और बाहर खींचने में जो है ये सिकड़ती हैं। कौन सी? इंट्राकोस्टल मांसपेशियां, ठीक है। वक्ष गुहा के भीतर बढ़ी हुई मात्रा वायुमंडलीय दाब के कारण जो है फेफड़ों के भीतर के दाब को कम करती है। नतीजन हवा जो है एक दबाव ढाल से नीचे फेफड़ों की तरफ चली जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है सांस लेना। अंतः श्वसन मतलब है सांस लेना, ठीक है, सीधी सी बात है, सांस लेना। और ये है आपका इनहेलेशन। और अगर हम बात करें, ये आप इनहेलेशन के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। और दूसरा जो है निःश्वसन जो है सांस छोड़ना, ये हो जाएगा सांस छोड़ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है, अगले चरण में निःश्वसन होता है। डायफ्राम लचीलेपन के कारण ऊपर की ओर फिर बढ़ता है, और पहले तो ये दबा था। और पसलियों के बीच की मांसपेशियां जो हैं, जिसको हम इंट्राकोस्टल मांसपेशियां कहते हैं, इनका लचीलापन जो है पसलियों को अंदर और की ओर ले जाती है, ठीक है। पसलियां जब अंदर जाएंगी तो नीचे की हवा ऊपर की तरफ आएगी। ये वक्ष गुहा के भीतर आयतन को कम करने से जो है वायुमंडलीय दाब के रूप में फेफड़ों के भीतर दबाव को बढ़ाने के लिए प्रभाव करता है या प्रभावित करता है। और नतीजन जो है हवा दबाव के कारण नीचे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया आपका सांस छोड़ना। यही चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है। इसको आपको बायोलॉजिकल टर्म में लिखना होगा, तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी होगी। 12 क्वेश्चन है आपका, धमनी और सिरा में अंतर, तो टेबुलर फॉर्म में बता देना। इसमें कुछ आपको बताया नहीं कि कितने अंतर देने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 3-3 अंतर दोनों को बता देना। धमनी के भी 3 और शिरा के भी 3 कम से कम, ठीक है। 4 लिख दोगे तो बेहतरीन हो जाएगा आपका काम। 4 तो मैं कहूँगा, मेरा राय रहेगा हमेशा 4 लिखना। तो यहाँ पे जैसे पहला है, धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाती हैं, यानी कि जो है दिल से ये जाती हैं दूसरी तरफ। और शिराओं में जो है रक्त जो है अंगों से हृदय की ओर जाती है। और यहाँ पर जो है इधर से मतलब दिल से जा रही है। और इस वाले में क्या हो जाएगा, सिंपल सा अगर हम बनाएं तो ये दिल में आ रही है। क्लियर हुआ? इसके बाद में धमनियों में ऑक्सीकृत होने के कारण जो है ये लाल दिखाई देती है और ये नीली दिखाई देती है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना। इसके अलावा जो है आप और बता सकते हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। इसमें जो भी होती है धमनियों में, क्योंकि ये दिल से आपका जाने वाला है ब्लड अंगों की तरफ, और जब जाएगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। शुद्ध होना ही चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। और सिराओं से जो है वो सारा पानी खून जब आपका अंगों तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो है ये पहुंच जाता है आपका वापिस दिल में। यहाँ पर फिर आपका नेक्स्ट है, धमनियों में भित्तियाँ जो है मोटी और लचीली होती हैं। जो उनकी भित्तियाँ मतलब दीवार जो है वो कैसी होती है, मोटी भी और लचीली भी। और इसमें जो भित्तियाँ हैं ये कम मोटी होती हैं, ठीक है, पतली होती है इसका मतलब कह सकते हो, तथा कम लचीली होती हैं। तो इस तरह से 4 अंतर तो कम से कम आप लिख दोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आर्टरीज, वेन्स, इसके फंक्शन के बारे में आप डिफरेंस कर सकते हैं। वाल्स कैसे होते हैं ये अभी मैंने बताया। पोजीशन कहाँ पे होती हैं ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। और अपीयरेंस देखने में कैसी होती हैं ये बता सकते हो। इसके अलावा है ट्रांसपोर्ट क्या करती हैं कौन सी जगह, तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड जो है वो अवे जाता है हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और यहाँ पे बताया था ब्लड जो है टुवर्ड्स आता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स बॉडी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जंतुओं में प्रचलन गमन क्यों आवश्यक है, तो लोकोमोशन इज एसेंशियल इन द एनिमल, वाई आपको बताना है। तो जंतुओं में प्रचलन क्या है, प्रचलन या गमन का मतलब होता है सीधा सीधा कि वो गति कैसे करते हैं, यानी चलते कैसे हैं, क्यों जरूरी है चलना उनका, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जंतुओं में गति की ये विधि होती है, और जिसमें जीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। और यह हमेशा जानवरों में ही होता है, क्योंकि जानवर जो है स्वपोषक यानी कि ऑटोट्रॉफ नहीं होते। यानी कि जानवर किस पे निर्भर होते हैं, दूसरे के ऊपर। देखो ये खाना बना के तो खाते नहीं है, ये जहाँ पे भी इनको मिलेगा वहाँ से ये खाते हैं।
इसीलिए ये जो है हम वर्ड इसी में यूज़ कर रहे हैं। और जो है ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर तो होते ही हैं, मैंने बताया आपको, और ये पौधे में कभी नहीं होता। हालांकि पौधे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। इनको नहीं है कि आप पानी, आपके पड़ोस में पानी वृक्ष होगा, आपने कभी ज़िंदगी में पानी नहीं दिया होगा, लेकिन वो देखोगे आप, वो अपने आप फल फूल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अपना खाना बना के खुद खा रहा है, बाकी आप पानी तो दे नहीं रही हो उसको। समझ में आ गया होगा। और जो है यहाँ पर आपका फिर नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पूछा गया प्रचलन गमन, बताया गया इसमें जानवरों को जो है विभिन्न तरीकों से मदद करती है। क्यों लोकोमोशन क्या करती है, देखिए, भोजन खोजने के लिए जानवरों को मदद करती हैं, जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए भी भाई मदद करती है, नहीं तो भाग जाएंगे, और नहीं तो मतलब उनको मार दिया जाएगा। और प्रचलन गमन जो है प्रजनन में भी मदद करती है, जो एक से दूसरे के पास जाते हैं। तो इस तरह से आपका रीज़न हो गया। अब ये इंग्लिश मीडियम का जो रीज़न है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वही चीज़ यहाँ पे जो ऊपर समझाई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। उसको अगर आप ऊपर समझ चुके हैं तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे। इसके बाद में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखे गए हैं सॉल्यूशंस, आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें प्रोस्टेट्रोन का महत्वपूर्ण जो मतलब इसमें सीधा सीधा पूछा पूछा गया, प्रोजेस्ट्रोन और जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कार्य क्या क्या हैं। तो आपको क्या कार्य हैं बस उतना ही बताना है। तो सिंपली मैंने जो है पहले तो प्रोजेस्ट्रॉन का लिख दिया है, ठीक है, और उसके बाद में ल्यूनाइजिंग का लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका न्यूलाइजिंग भी है और यहाँ पर प्रोस्टेट्रॉन टेरोन भी है। तो इनको आप देख लेना, इनका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन साथ साथ कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समस्या ना हो। तो दोनों को एक साथ आप देख सकते हैं, ऊपर जो है उसकी हिंदी नीचे लिख दी गई है ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप आसानी से समझ सकते हैं, ये जो है आपका एक्चुअली क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। आप जानते हैं ये क्या होता है, महिला सेक्स हार्मोन में से एक मुख्य होता है ये। और इसके अलावा जो है मुख्य कार्य क्या है, मासिक धर्म पीरियड्स को जो है नियमित करना है और महिला शरीर में गर्भावस्था का समर्थन करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका हार्मोन जो है ये मासिक धर्म चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पुरुषों में भी मिलता है, यानी कि ये नर और मादा दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या है, यह पुरुषों में शुक्राणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। और ल्यूटानाइजिंग हार्मोन अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पादन को उत्तेजित करता है, यानी कि यही जो है आपका ये सबसे ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये बनाने के लिए मजबूर करता है या फिर उत्तेजित करता है, बात ये कह सकते हैं आप। और ये बाद में जो है प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए कार्पल्स ल्यूटियम को उत्तेजित करता है। आप चाहे तो ये लाइन लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ये मेन फंक्शंस में आते हैं इसके। अब आते हैं हम सेक्शन सी में, अंतिम सेक्शन आपका 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 आपको इसमें से करने होंगे। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर है और 5 मार्क्स का जो है एक एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 5 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 15 अंक। ऊपर के अगर आप 7 में से 5 करते तो आपको मिल जाते फिर से 15, ठीक है। और आप स्टार्टिंग के जो है 5 करते तो वो वहाँ पे आपको मिलते 5। तो 15 आपका ये, 15 ये, ठीक है, 30 और 5 35, 35 नंबर का ये आपका पेपर हो जाएगा। सबसे पहले सोमेटोट्रोफिक हार्मोन को खालिस्तान हार्मोन भी कहते हैं, तो इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हार्मोन ऑलरेडी है, फिर मैंने सादा पूरा लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, अन्यथा यहाँ पे केवल वृद्धि भरोगे आप। खालिस्तान ग्रंथि जो है चयापचय को नियंत्रित करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि होती है जिसको अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं। आप यहाँ पे उनमें से कोई सा भी एक भर सकते हो, ठीक है, या तो एड्रिनल भर दो या फिर अधिवक्र भर दो। इसके बाद में है आपका प्रोस्टेग्रेन डैश हार्मोन है, तो ये कौन सा हार्मोन है, तो आपको मैंने बताया था ये मादा हार्मोन है। और इंसुलिन जो है ये बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, तो यहाँ पे बीटा सीधा सीधा लिख देना है। और इसके बाद में जो है खालिस्तान 3F हार्मोन कहलाता है, तो एड्रिनल जो है 3F हार्मोन कहलाता है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी समझा दिया है, आप इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जिसको GH बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर बेटा सेल और फिर एड्रिनल। तो इस तरह से आपके ये सारे सोल्यूशंस हो गए 15 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हैच और स्नेल के पाथवे का सचित्र वर्णन करना है, तो इनका पाथवे बताना है। इन्होंने C4 पाथवे दिया था, उसी को हम हैच और स्लैक का पाथवे कहते हैं, जिसमें आपके
गन्ने उगाए जाते हैं, मक्के उगाए जाते हैं, और भी आपका है झाड़ियाँ जो है, ये सारे के सारे जो है C4 मार्क के अनुसरण से ही उगते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आपने अगर क्लास में पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और सबसे सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आप इसको देख ले, आपका 3 पैराग्राफ है, करने पड़ेंगे, 5 अंकों का प्रश्न है, तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आगे भी और है, और ये आपका डायग्राम है इसका, यहाँ पे आपका एंड में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये। और ये डायग्राम आपकी बुक में भी मिल जाएगा, अगर आप वहाँ से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे भी ये डायग्राम गिवन है, आप देख लीजिए। छोटा कर देता हूँ इसको मैं, तो इस तरह का ये डायग्राम आपका रहेगा। ये डायग्राम आपको बनाना है, बुक में भी अवेलेबल है ये डायग्राम। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूँ, तो उनके लिए भी मैंने क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम के लिए डाल दिया है, और यहाँ पे सॉल्यूशन आप पैराग्राफ वाइज, जो मैंने ऊपर बताया आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की, वही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिखी गई है। तो आप जब हिंदी समझेंगे तो आपको इंग्लिश भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में कोई परेशानी होती है तो हिंदी ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है इसका, हाँ इसका डायग्राम भी है, वही चीज़ है, बस यहाँ पे इंग्लिश में जो है आपको नाम लिखने हैं, चाहे तो उस डायग्राम से इस डायग्राम को रेफर कर लें, कोई इशू नहीं है, सेम डायग्राम से, ठीक है। इसमें बस कलरफुल है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायग्राम ही बनाना था फिर से, जिसमें मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपके पास में ये डायग्राम, सभी के पास होगा ये डायग्राम, तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। और जितना आप मैक्सिमम ये जो नाम है इनके, मुख, गुहा, मुख, या फिर आपका जो है अधोजिह्वा कहा गया है, ग्रंथियाँ कहा गया है, तो इन सभी चीज़ों को ग्रासनी है। तो इसमें से आपको जो याद हो जाते हैं वही याद करना है। मैक्सिमम जैसे अगर ये 10 दिए गए हैं सपोज़ करिए, या 15 दिए गए हैं, तो 15 में से आप कम से कम 12 से 13 याद रखें, ठीक है। 2-4 ही भूलें, बाकी सब याद होने चाहिए आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह का डायग्राम आप देख लेना, आपके बुक में भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि आपने 1-2 नाम भूल गए इसी जगह पे, इस पॉइंट में ही भूल गए आप, यहाँ पे 1-2 नाम भूल गए, तो 2 नाम आप हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से 1-2 नाम भूल जाएं तो वो भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन देख लिया आपने। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये डायग्राम है, तो इसमें भी देखिए ज़्यादा सीधा सिंपल डायग्राम है, तो आप सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ से जो आपको नाम दिए गए हैं, इसी नाम को जो ऊपर से आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इस डायग्राम को बना ले नीचे वाले को, ताकि वो जो है ईजी डायग्राम है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए, ये आपका पूरा डायग्राम है हिंदी मीडियम का, और इसके बाद देखिए आपका जो डायग्राम है ये है इंग्लिश मीडियम। तो इसमें बहुत से कम ही लेटर्स लिखे गए हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, में कम नाम है और इनको सभी को, तो इस तरह से आप डायग्राम बना करके ये जो आपका ऊपर वाला है इसमें से वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। एक्सेक्टरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, वो आपको बताना है, और इसका डायग्राम भी साथ साथ देना है आपको, क्योंकि इसमें जो है सचित्र बोली गई है बात, पिक्टोरियल व्यू देना है या फिर विद डायग्राम लिखा आएगा। तो सबसे पहले तो इसके 2 मैंने जो है सॉल्यूशन दिए हैं, आप कौन सा याद करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। एक तो सॉल्यूशन ये है जो आप यहाँ से इतना देख रहे हैं, केवल ये पार्ट, ठीक है, केवल इतना ही लिखना है आपको। तो आप देख लीजिए कौन सा लिखना है। एक तो पार्ट ये लिखना है जो आपको एक पैराग्राफ की तरह लिखना है। इसके अलावा जो पार्ट रहेगा, दूसरा जो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ उसको देख लीजिए, पहले इसको पढ़ लेना, समझ लेना। उसके बाद ये वाला पार्ट है जो पॉइंट वाइज है, ए फिर बी फिर सी फिर डी देख सकते हैं, ई फिर एफ आया, ठीक है। नहीं तो ऊपर नीचे देख लीजिएगा, जो आगे पीछे कर सकते हैं, जी एच आई, जो भी आप नाम लिखना चाहें, ए बी सी डी या 1 2 3 4, तो इस तरह से लाइन से भी लिख सकते हैं। और ज़्यादा बेस्ट जो है आप ये वाला लिखेंगे तो फुल 5 मार्क्स बिना सोचे समझे मिल जाएंगे। बाकी आपका ऊपर वाला लिखना चाहें तो उसमें थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई थोड़ा आपको ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये इतना सा है। इसके अलावा अगर आप इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो तो आपको पता ही है, बुक में है आपके, तो ये सारे के सारे आप डायग्राम बना सकते हैं। छोटा मैं करके दिखा सकता हूँ आपको डायग्राम, ये तो इस तरह का ये डायग्राम रहेगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए भी दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप इतना ही लिखें केवल मानव सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है, या फिर आप लिखना चाहें एक्स्ट्रा तो आप, और बेटर लिखना चाहें और अच्छा लिखना चाहें तो आप सेकंड वाला ये वाला ऑप्शन जरूर लिखें। आप ऊपर को ना याद करें, इसमें 5 मार्क्स लेने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ABCD के अनुसार जो है कौन सी चीज़ कहाँ पे काम कर रही है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है। आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट जो है इसका, अच्छा इसका डायग्राम भी है आपका, इंग्लिश मीडियम के लिए भी डायग्राम है ये, तो आप अपना डायग्राम इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अंतिम क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है ये देख लीजिए। इसमें है मछली, मेंढक, मक्खी और पक्षी के प्रचलन अंगों। प्रचलन अंगों जैसे कि हमारा प्रचलन अंग हमारा पैर है जिसके द्वारा हम चलते हैं, ठीक है, बस वही हमारे वो अंग होते हैं। इसमें अमीबा है, युगलीना है, पैरामीशियम है, इनके भी नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पंख जो है मछली के गतिमान अंग है, पंखों के द्वारा वो चलती है, और पंख पक्षियों के गतिमान अंग है, ठीक है। दो सॉल्यूशन हो गए। देखो आपको किसका पूछा है, पक्षी का पूछा था, उसके अलावा आपको मछली का पूछा था, ठीक है। अब मेंढक और मक्खी बचे। तो मेंढक के गतिमान अंग आगे के पैर और पिछले पैर होते हैं, तो अगले पैर और पिछले पैर दोनों ही होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका मेंढक हो गया। मक्खी बचा, आपका घरेलू मक्खियों की बात हो रही है, तो मक्खी पहले दो पैरों पर पैरों का जो उपयोग है वो झटके को सहन करने के लिए करती है जब उतरती है जैसे, और जैसे ही वो उतर जाती है फिर वो अन्य 4 पैरों का जो है उपयोग करती है, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो और भी, अच्छा आपके 3 और बच रहे हैं इसमें, अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम। तो यहाँ पर अमीबा के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। अमीबा जो है इसमें इसका गतिमान अंग जो है, इसको स्यूडोपीडिया नामक कोशिका को बोलते हैं, जो द्रव का एक अस्थायी विस्तार है, ठीक है। ये इसको हम फेक भी बोलते हैं, ठीक है, फॉल्स। इसके बाद में है आपका युगलेना का जो गतिमान अंग है वो लंबा चाबुक जैसा एक अंग होता है, ठीक है, जिसे हम फ्लैगलेया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं उसका नाम। उसके अलावा पैरामीशियम जो है इसमें आपका वो अंग जो है बालों के जैसी संरचना वाले होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो ये चलने वाला अंग माना जाता है इसका, पैरामीशियम का चलने वाला या गतिमान अंग बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा है मैंने सॉल्यूशन, वही चीज़ है, आपके फिन्स हैं, आपके फिशेस के, बर्ड्स के हैं विंग्स, और फ्रॉग के जो लेग्स हैं वो आपके फोर और हाइंड दोनों लेग्स हो गए। हाउस फ्लाई जो होती है उसके आपके फर्स्ट 2 लेग्स तो उसके बियर करते हैं शॉक को, और 4 लेग्स जो है वो यूज़ करते हैं लैंडिंग के समय। और उसके बाद में है आपका ऑर्गन अमीबा, टेम्प्ररी जो है ये, इसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ युगलीना, तो युगलीना का भी आपका है, और फिर पैरामीशियम का भी आपका शॉर्ट हेयर है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन देख लिया आपने, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें।